तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अपडेट्स जो कि रिलेट करते हैं नेवी के लिए बनाए जाने वाले टेड-बीएफ और साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले एमका फाइटर जेट से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कल के दिन यानी 28 अक्टूबर को एक मिसाइल टेस्ट की गई थी। दरअसल ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि हमारी निर्भया मिसाइल का ही अपग्रेडेड वेरिएंट ITCM थी। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ फेलियर हुआ है और इस मिसाइल का परीक्षण सफल नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा था कि इस दौरान भी यानी 28 तारीख को भी नोट ऑफ वार्निंग जारी करवा दी गई थी और इसी दौरान इस मिसाइल का टेस्ट हुआ था। तो वो बताया जा रहा है कि फेलियर रहा। हालांकि अभी तक DRDO या फिर गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन फिर भी कुछ रिलायबल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मिसाइल टेस्ट फेल रहा था। चलिए बात करते हैं टेड-बीएफ और एमका की। तो सबसे पहले टेड-बीएफ की बात कर ली जाए। हम सभी लोग जानते हैं कि केवल टेड-बीएफ के अंदर इंटरनल वेपन वे की कमी है, यानी वो अगर हम लोग कर दें और थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दें तो ये फुल्ली 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जितना हो सके उतना इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम रखा जाए ताकि दुश्मनों के रडार सिस्टम से इन्हें पकड़ ना पाए। इसके लिए इसका फ्रंट डिज़ाइन वगैरह और सारी कुछ चीज़ें बिल्कुल एमका की भांति तैयार की गई है। हम लोग देखने भर से समझ सकते हैं कि ये कोई 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो इसमें सभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वही सेम जो कि हमने एमका में करने जा रहे हैं। लेकिन अब इसी को लेकर कुछ और अपडेट निकल कर आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेड-बीएफ में इंटरनल वेपन बे नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 3 की संख्या में अंडरबेली हथियार रखने के लिए हार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। 3 की संख्या में यानी 3 मिसाइलें आप इसके बेली पॉइंट के वहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल युद्ध की परिस्थिति में बड़ी आसानी से दुश्मनों के ऊपर दागकर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? तो बताया जा रहा है कि इसका RCS काफी कम होगा एज कम्पेयर टू जो पाइलोन्स पर माउंटेड हार्ड पॉइंट होते हैं उनकी तुलना में। यानी ये जो आजू बाजू आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब वेपन्स लटके रहते हैं हार्ड पॉइंट्स के ऊपर तो इनका RCS काफ़ी ज़्यादा होता है और रडार से इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हथियारों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा बेली पार्ट के वहाँ पर, तो उसका RCS न के बराबर होगा और उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर इन केस ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि कोई लिमिटेड अटैक करना है तो यहाँ पर हम लोग केवल एक फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अटैक के लिए स्पेशली, क्योंकि पूरे फाइटर जेट का ऑल ओवर RCS काफ़ी कम होने वाला है। आगे से भी आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा स्टेल्थी दिखता है ये। उसके बाद हम लोग इन्हीं 3 हॉट पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपने ज़रूरत के हिसाब से वेपन्स को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम लेकर जाएंगे इसे वहाँ पर जहाँ पर मिशन को अंजाम देना है। हालांकि एक स्ट्राइक ग्रुप जरूर साथ में रहेगा जो कि इसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बाकी बड़ी आसानी से ये नेवी के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भांति काम कर सकेगा और वही रोल प्ले कर सकेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्ड पॉइंट है संभवतः इनका इस्तेमाल हम लोग NASM-MR एंटी-शिप मिसाइल के लिए कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये किस तरह से कारगर रहेगा टेड-बीएफ के लिए। फिलहाल टेड-बीएफ के लिए ADA 14,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है, यानी इसकी अप्रूवल के लिए वेटिंग कर रही है, जिसका इस्तेमाल फिर इसके प्रोटोटाइप बनाने में किया जाएगा। अब बात कर ली जाए अगर एमका की, तो एमका को लेकर कुछ मीडिया हाउसेस ने ये खबर छापी है कि अब किसी भी वक्त, जी हाँ किसी भी वक्त एमका परियोजना को ऑफिशियल CCS की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। इस मंजूरी के दौरान 15,000 करोड़ रुपए भी ADA को दिए जाएंगे। ADA हम जानते हैं कि DRDO की ही एक शाखा है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और उसी के अंडर एमका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये 15,000 करोड़ रुपए लेकर ADA निर्माण करने वाली है एमका का प्रोटोटाइप। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं, मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इसी साल दिसंबर तक, यानी कुछ ही दिन इसमें बाकी रह गए हैं, इसका CDR कंप्लीट हो जाएगा। एमका का जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, यानी एमका को हम लोग ऑलमोस्ट बना चुके होंगे। उसके सभी कंपोनेंट्स, उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग अर्जित कर चुके होंगे, तभी जाकर हमने इसका CDR कंप्लीट होने का कहा। तो इसके बाद डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसके तहत प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके अगले 3 सालों में इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा पहला वाला। तो अब देखा जाए तो 2022 तो अब बस अब खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। मान लीजिए कि अगर 2022 में ही अप्रूवल मिल जाता है CCS की तरफ से, या अगर 2022 यूं ही चले गया और 23 की बात की जाए तो 23 में भी जनवरी मंथ में इसकी अप्रूवल मिल जाती है, पैसा मिल जाता है ADA को और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होता है। तो इस दौरान हम लोग टाइमलाइन को काउंट कर सकते हैं, 2023 पूरा, 24 और 25, यानी 2026 में हम इसके प्रोटोटाइप को बनाकर रोल आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे हम लोग पहले बात करते थे।
और इसके ठीक बाद हम लोग इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवा सकते हैं, जो कि 2026 के एकदम अंत तक या फिर 27 की बिल्कुल शुरुआत में संभव है। तो कहने का मतलब हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर प्रॉपर काम किया जा रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट समय समय पर निकल कर आ रही है। मैं आपको लगभग सारी डेवलपमेंट्स इनसे रिलेटेड वीडियो बनाकर कवर करके बताता हूं, तो आप भी समझ सकते हैं कि किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं चल रही है। जो तेजस मार्क 2 में 1 साल का डिले हुआ, उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन हमें देखने के लिए मिला कि हमें इसके अंदर इंडिजिनाइजेशन थोड़ा ज़्यादा करना है, ताकि इसकी कीमतें कम से कम हो पाएं और हम इसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएं। क्योंकि दुनिया भर के कई सारे देश जिनकी संख्या 16 निकल कर आई है, वो चाहते हैं हमारा तेजस मार्क 2। खैर इतने सारे के सारे देश खरीद पाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में पॉलिटिक्स आती ही है। लेकिन फिर भी अगर इनमें से 7-8 कंट्रीज को भी हम लोग बेच पाए तेजस मार्क 2, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन बाकी की जो परियोजनाएं हैं वो प्रॉपर अपने समय पर चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।